दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे कैदी बनाकर घर में रखा हुआ था। वो लोग मुझे कहीं आने जाने नहीं देते थे। मेरी शादी मेरे मामा के बेटे से हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उन्होंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे के लिए की थी। मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक रात मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग गई। मेरा नाम माही है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती और बहुत ही लाडली बेटी थी। मेरे पिताजी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, पैसा दौलत और दिखावा, सब कुछ था। लोग दूर दूर से मेरे पिताजी को जानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। मैं बचपन से ही बहुत अच्छे माहौल में पली बड़ी थी। मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर दी जाती थी। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, और वो थी पढ़ाई। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाती थी और मेरे टीचर भी मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, ज़िंदगी में इंसान की असली पहचान उसके ज्ञान से होती है, सिर्फ पैसे से नहीं। और शायद यही वजह थी कि मेरे मन में बचपन से ही कुछ बड़ा बनने का सपना था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे सिर्फ किसी अमीर आदमी की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि मेरी अपनी पहचान से जाने। मैं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को मुझ पर गर्व हो और उनका सर हमेशा ऊंचा रहे। लेकिन हमारी खुशी और हमारे सपनों के बीच एक बहुत बड़ी परेशानी थी, और वो थे मेरे मामा और उनके घर वाले। वो लोग बहुत पुराने विचारों के थे। उनके हिसाब से लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना गलत था। उनका मानना था कि लड़कियों को सिर्फ घर संभालना चाहिए, खाना बनाना चाहिए और शादी के बाद अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। वो अक्सर कहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मेरी माँ हमेशा उनके खिलाफ खड़ी रहती थी और कहती थी कि उनकी बेटी अपने सपने ज़रूर पूरे करेगी। एक दिन की बात है, मैं रोज़ की तरह कॉलेज से पढ़ाई करके घर वापस आ रही थी। मेरे हाथ में किताबें थी और मैं रास्ते भर अपनी आने वाली परीक्षा के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी और उसे देखते ही मेरे कदम रुक गए। वो मेरे मामा जी थे। उन्हें वहाँ देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे कॉलेज से लौटते हुए देख लेंगे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें ही बता रही थी कि घर पहुंचने के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं डर गई थी, लेकिन फिर भी चुपचाप वहां से निकल गई। पूरे रास्ते मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा। मामा जी ज़रूर घर जाकर सबको बताएंगे और फिर वही पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी कि लड़की को इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं धीरे धीरे घर पहुंची और जैसे ही घर के अंदर गई, मैंने देखा कि मामा जी बाहर हॉल में ही बैठे हुए थे। उनके सामने चाय रखी हुई थी और वो मेरे पिताजी से बात कर रहे थे। माँ भी वहीं बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही मामा जी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोले, लो आ गई तुम्हारी डॉक्टर बेटी। मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिल और ज़्यादा घबरा गया। मैं चुपचाप खड़ी रही और सर झुकाकर उनकी बातें सुनने लगी। मामा जी ने पिताजी से कहा, मैंने आज अपनी आंखों से इसे कॉलेज से निकलते हुए देखा है। आखिर आप लोग कब तक इसे इस तरह खुली छूट देते रहेंगे? लड़की ज़ात को इतना पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है? कल को शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी, फिर ये सब पढ़ाई किस काम आएगी? उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन मैं चुप रही। तभी मेरी माँ ने शांत आवाज़ में कहा, भैया, इसमें गलत क्या है? अगर माँ ही पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन मामा जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोग अपनी बेटी को ज़रूरत से ज़्यादा सर पर चढ़ा रहे हो। कल को यही लड़की तुम्हारी बात नहीं मानेगी और समाज में तुम्हारी बदनामी करवाएगी। मैं ये सब सुन रही थी और मेरा दिल टूटता जा रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ अपने सपने पूरा करना चाहती थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। तभी मेरे पिताजी अपनी जगह से उठे
और उन्होंने बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, बस भैया, बहुत हो गया। मेरी बेटी पढ़ेगी और ज़रूर पढ़ेगी। ये उसका सपना है और मैं उसके सपनों को कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी कुछ कहे। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे माँ और पिताजी हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। मैं अपने कमरे में बैठी थी और अगले हफ्ते होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी। मेरे सामने किताबें खुली हुई थी और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि घर में चल रही बातों पर ध्यान न दूं, लेकिन मन फिर भी बेचैन था, क्योंकि मामा जी की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बिना किसी दस्तक के खुला और मैं चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। सामने मामा जी का इकलौता बेटा साहिल खड़ा था। उसका इस तरह बिना पूछे मेरे कमरे में आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि मुझे हमेशा से उसकी आदतें ख़राब लगती थी। वो किसी की निजी बातों और सीमाओं की परवाह नहीं करता था। वो आराम से मेरे कमरे के अंदर चला आया, जैसे ये उसका अपना कमरा हो। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई और उसे घूर कर देखने लगी, लेकिन उसे जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वो आते ही मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड और मुस्कान थी, जिसे देखकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम कॉलेज जाती हो, हम भी तो देखे कॉलेज जाने वाली लड़कियां कैसी होती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो फिर मेरे कमरे में इधर उधर देखने लगा और बोला, इतना पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी? तुम्हें कौन सा मेरी तरह बाहर पढ़ने भेजा जाएगा? तुम्हें तो आखिर में चूल्हा चौका ही करना है। उसकी आवाज़ में मजाक भी था और ताना भी, जैसे वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मैं काफ़ी देर से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा था। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और सबसे पहले तुम्हें किसी के कमरे में आने की तमीज़ सीखनी चाहिए। बिना पूछे अंदर आ जाना अच्छी बात नहीं होती। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इस तरह जवाब दूंगी, लेकिन वो फिर भी हंसने लगा और बोला, वाह, अब तो कॉलेज जाकर जवाब देना भी सीख गई हो। मैंने कहा, जवाब देना नहीं, अपने लिए खड़ा होना सीख गई हूँ और अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। वो कुछ पल तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, लेकिन याद रखना, आखिर में करना वही है जो घर वाले कहेंगे। मैंने कहा, मेरे घर वाले मेरे सपनों की इज्जत करते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और सोचती रही कि आखिर कोई इंसान इतना घमंडी कैसे हो सकता है। साहिल को देखकर हमेशा मुझे यही लगता था कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं होती, बल्कि इंसान को व्यवहार और सम्मान भी सिखाती है। लेकिन उसके अंदर इनमें से कुछ भी नहीं था। कहने को तो वो बाहर पढ़कर आया था और हर समय खुद को सबसे ज़्यादा समझदार समझता था, लेकिन सच तो ये था कि उसे न लड़कियों से बात करने की तमीज़ थी और ना ही बड़ों की इज्जत करने का तरीका। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था और खुद को सबसे ऊपर समझता था। पता नहीं वो खुद को क्या समझता था। उसे लगता था कि पैसा और विदेश की पढ़ाई उसे सबसे बेहतर बना देती है, जबकि असली इज्जत तो इंसान के व्यवहार से मिलती है। उस दिन उसकी बातें सुनकर मुझे और भी ज़्यादा यकीन हो गया था कि मुझे अपने सपने हर हाल में पूरे करने हैं, क्योंकि मैं उसे और ऐसे सोच रखने वाले लोगों को ये साबित करके दिखाना चाहती थी कि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी होती। वो चाहे तो डॉक्टर भी बन सकती हैं, अधिकारी भी बन सकती हैं और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकती हैं। मैंने अपने आंसू पोंछे, फिर अपनी किताबें उठाईं और मन ही मन खुद से वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपने सपने से पीछे नहीं हटूंगी। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वही लोग जो आज मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी सफलता पर ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी और मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे और माँ को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा।
एक दिन पिताजी किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके बिजनेस के सिलसिले में उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ता था। उन्होंने जाते समय हमेशा की तरह मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुस्कुराते हुए कहा था कि मन लगाकर पढ़ाई करना, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। मैंने भी हंसते हुए उनसे कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका नाम ज़रूर रोशन करूंगी। उस समय मुझे क्या पता था कि ये हमारी आखिरी बातचीत होगी। शाम होने लगी थी, मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और माँ मेरे पास बैठी कुछ कपड़े तय कर रही थी। हम दोनों पिताजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। तभी अचानक माँ के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो माँ ने सोचा कि शायद पिताजी किसी दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत कॉल उठा ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ़ोन कान से लगाया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने से किसी आदमी की घबराई हुई आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था कि यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, हम इन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप लोग तुरंत अस्पताल पहुँच जाइए। ये सुनते ही माँ के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया और वो वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उनके होंठ काँप रहे थे और उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने बार बार उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर किसी तरह उन्होंने मुझे बताया कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उस समय माँ की हालत मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए मैंने किसी तरह खुद को संभाला और माँ को लेकर तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते माँ रोती रही और ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही कि पिताजी को कुछ ना हुआ हो, जबकि मैं भी अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। हमारे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हम जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहते थे। रास्ते का हर मिनट हमें घंटों जैसा लग रहा था। आखिरकार हम अस्पताल पहुंचे और भागते हुए अंदर गए। वहां कुछ लोग खड़े थे और उनके चेहरे देखकर ही मेरा दिल बैठ गया था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा हो चुका है। तभी एक डॉक्टर हमारे पास आए और उन्होंने बहुत दुखी आवाज़ में कहा कि हमें माफ़ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। ये सुनते ही मेरी दुनिया जैसे वहीं रुक गई। मेरे कानों में आवाज़ें आना बंद हो गईं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। मैं पिताजी के पास भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हमेशा के लिए हम दोनों को छोड़कर जा चुके थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान सुबह हंसते हुए घर से गया था, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं उनका हाथ पकड़कर बहुत रोई, बार बार उन्हें उठने के लिए कहती रही, लेकिन वो अब हमें सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हम दोनों पूरी तरह बिखर चुके थे। कुछ ही देर में ये खबर पूरे परिवार तक पहुंच गई और थोड़ी देर बाद मामा जी भी वहां आ गए थे। उनके साथ घर के बाकी लोग भी थे। पहली बार मैंने मामा जी के चेहरे पर दुख देखा था। उन्होंने माँ को संभालने की कोशिश की, लेकिन माँ किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। वो बस रोए जा रही थी। अगले दिन पिताजी का जनाजा दफनाया गया। उस दिन पूरे शहर के लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि पिताजी ने अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से हर किसी का दिल जीता था। लोग उनकी अच्छाइयों की बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी नज़र सिर्फ उन पर थी जहां मेरे पिताजी हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहे थे। और जब हम घर लौटे तो घर का हर कोना हमें रुला रहा था। हर चीज़ में पिताजी की यादें बसी हुई थी। उनकी कुर्सी, उनकी आवाज़, उनकी मुस्कान, सब जैसे हमारे सामने घूम रहा था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं थे और उस रात मैं और माँ एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि हमारी ज़िंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। उसके बाद माँ ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी और वो चाहती थी कि भविष्य में मुझे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनका सपना था कि मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करूं और एक काबिल डॉक्टर बनूं, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन पिताजी के जाने के बाद उस बड़े से घर में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उस घर का हर कोना हमें पिताजी की याद दिलाता था। सुबह उठते ही उनकी याद आती, रात को सोते समय उनकी कमी महसूस होती
और कई बार तो माँ उनकी तस्वीर के सामने बैठकर घंटों रोती रहती थी। मैं भी बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में माँ ने एक दिन फैसला किया कि हम दोनों मामा जी के घर चले जाएंगे और कुछ समय वहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ हम लोग रहेंगे तो हमारा मन भी लगा रहेगा और मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूंगी। मैंने माँ की बात मान ली, क्योंकि उस समय मैं उन्हें और ज़्यादा दुखी नहीं देखना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद हम अपना ज़रूरी सामान लेकर मामा जी के घर चले गए। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मामा जी हमारे सामने बहुत अपनापन दिखाते थे और बार बार कहते थे कि ये घर भी तुम्हारा ही है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि सच कुछ और ही है। मामी का व्यवहार मेरे और माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो कभी हमसे प्यार से बात तक नहीं करती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी नाराज़गी रहती थी, जैसे हमारा वहाँ रहना उन्हें बिल्कुल पसंद ना हो। अगर मैं सुबह देर तक पढ़ाई करती तो उन्हें परेशानी होती। अगर मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होती तो उन्हें उससे भी परेशानी होती। वो छोटी छोटी बातों पर ताने मारती रहती थी। कभी कहती कि लड़कियों को इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा, और कभी कहती कि आखिर में तो शादी ही करनी है, फिर इतनी पढ़ाई का क्या मतलब है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी मैं चुप रहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ को और दुख मिले। माँ भी सब कुछ समझती थी, लेकिन वो हमेशा यही सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ एक सच्चाई ऐसी भी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। मामा जी ने माँ से 5 करोड़ रुपए उधार लिए हुए थे। उन्होंने ये पैसे अपने बिजनेस में लगाने के लिए लिए थे, और उस समय पिताजी भी जिंदा थे, इसलिए किसी ने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब कई साल बीत चुके थे और उन्होंने 1 रुपया भी वापस नहीं किया था। फिर भी माँ ने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि उन्हें अपने भाई पर बहुत भरोसा था। वो हमेशा कहती थी कि वो मेरे सगे भाई हैं, अगर उनके पास पैसे होंगे तो खुद ही वापस कर देंगे। मुझे भी उस समय यही लगता था कि शायद मामा जी सच में अच्छे इंसान हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी असलियत मेरे सामने आने लगी थी। मैं अब भी रोज़ कॉलेज जाती थी और अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से कर रही थी, लेकिन मेरा कॉलेज जाना मामा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर दिन किसी न किसी बात पर मुझे रोकते टोकते रहते थे। कभी कहते कि इतना पढ़कर क्या करोगी, कभी कहते कि लड़की होकर इतनी आज़ादी अच्छी नहीं होती, और कभी कहते कि अब तुम्हें घर के काम भी सीख लेने चाहिए। मैं उनकी बातें सुनकर चुप रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बहस करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि आखिर लोग लड़कियों के सपनों को इतना छोटा क्यों समझते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब मामा जी ने सबके सामने कहा कि माही, अब तुम्हारी उम्र पढ़ने की नहीं रही, बल्कि शादी करने की है। ये सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। माँ ने ज़रूर उनकी बात का विरोध किया और कहा कि माही अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, लेकिन मामा जी ने उसकी बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हम इस घर में मेहमान नहीं, बल्कि बोझ बन चुके हैं, और शायद लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे थे। लेकिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपने सपने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में मामा जी और मामी की असली सोच हमारे सामने इतनी बुरी तरह आने वाली थी कि हमारी ज़िंदगी एक बार फिर से पूरी तरह बदल जाएगी। मेरा मेडिकल लगभग पूरा होने वाला था, और अब मैं अपने सपनों के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। मैंने दिन रात मेहनत करके यहाँ तक का सफ़र तय किया था, और अब माँ चाहती थी कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाऊं, ताकि मैं और भी अच्छी डॉक्टर बन सकूं। पिताजी का भी यही सपना था, और माँ हर हाल में उस सपने को पूरा करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। और तभी माँ ने फैसला किया कि अब वो मामा जी को दिए गए 5 करोड़ रुपए वापस लेंगी, जो उन्होंने कई साल पहले अपने बिजनेस के लिए उधार लिए थे। शुरुआत में माँ ने बहुत प्यार से उनसे बात की और कहा कि अब माही की आगे की पढ़ाई का समय आ गया है, इसलिए अगर हो सके तो पैसे वापस कर दो। लेकिन मामा जी हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते। कभी कहते कि बिजनेस में नुकसान चल रहा है, कभी कहते कि पैसा कहीं फंसा हुआ है, और कभी कहते कि कुछ समय और इंतज़ार कर लो।
माँ अपने भाई पर भरोसा करती थी, इसलिए हर बार उनकी बात मान जाती थी, लेकिन समय बीतता जा रहा था और पैसे वापस नहीं मिल रहे थे। मुझे भी अब धीरे-धीरे समझ आने लगा था कि शायद मामा जी पैसे लौटाना ही नहीं चाहते थे। एक दिन शाम को हम सब हॉल में बैठे हुए थे, तभी अचानक मामा जी ने एक ऐसी बात कह दी, जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने माँ की तरफ देखते हुए कहा, देखो बहन, माही भी मेरी अपनी बेटी जैसी ही है। मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी माना है और कभी अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। तुम उसे आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहती हो और साहिल भी तो बाहर से पढ़कर आया है। कुछ समय बाद उसकी नौकरी भी विदेश में लग जाएगी। अगर माही की शादी साहिल से हो जाए तो वो उसे अपने साथ बाहर ले जाएगा और वहां जाकर माही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। इस तरह तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा और बेटी की शादी की चिंता भी खत्म हो जाएगी। माँ कुछ देर तक चुप बैठी रही, फिर उन्होंने मामा जी की तरफ देखा। शायद उन्हें उस समय ये रिश्ता सही लगा, क्योंकि वो अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उन्हें लगा कि उनका भाई उनकी बेटी का कभी बुरा नहीं चाहेगा। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि मुझे साहिल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका घमंड, उसका व्यवहार और लड़कियों के प्रति उसकी सोच मुझे हमेशा परेशान करती थी। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन माँ को लगा कि ये रिश्ता मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने उसी समय हाँ कर दी। जब मुझे इस फैसले के बारे में बताया गया तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन उनकी आंखों में अपने भाई पर इतना भरोसा था कि उन्हें कुछ गलत दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओगी और तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। माँ की आंखों में भरोसा देखकर मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं जानती थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए लगा दी थी और अब मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने मन की बात अपने दिल में ही दबा ली और उनकी खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों के अंदर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में मेहमान आने लगे, रिश्तेदार बधाइयाँ देने लगे और हर कोई इस रिश्ते की तारीफ कर रहा था। लेकिन उन सब के बीच शायद मैं ही अकेली थी जो खुश नहीं थी। मेरी मुस्कान सिर्फ दिखावे की थी, क्योंकि दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला अपनी मर्जी के बिना ले रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझाया कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, शायद साहिल बदल जाए, शायद माँ का भरोसा सही साबित हो जाए और शायद मेरा सपना भी पूरा हो जाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरी और साहिल की शादी कर दी गई। दुल्हन के जोड़े में मैं बैठी, बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और मैं हमेशा के लिए अपने मायके से विदा होकर उसी घर की बहू बन गई जहां मैं पहले मेहमान बनकर आई थी। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस रिश्ते को माँ मेरी खुशियों का रास्ता समझ रही थी, वही रिश्ता आगे चलकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। मुझे तो साहिल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अपने सपनों और माँ की खुशी के लिए मैंने ये शादी कर ली थी। मुझे लगा था कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और जैसा मामा जी ने कहा था वैसा ही होगा। मैं आगे की पढ़ाई भी पूरी कर लूँगी और अपने सपने भी पूरे कर पाऊँगी। लेकिन शादी के कुछ ही समय के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धीरे-धीरे सबकी असली सोच मेरे सामने आने लगी थी। शुरू में तो सब सामान्य दिखाते रहे, लेकिन जैसे ही मेरे इम्तिहानों का समय पास आया, मैंने कॉलेज जाने और अपनी तैयारी की बात शुरू की, तो घर का माहौल अचानक बदल गया। एक दिन मामा जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब तुम्हारा कॉलेज जाना बंद होगा। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्यों? तब उन्होंने कहा कि अब तुम इस घर की बहू हो और बहुओं का रोज कॉलेज जाना हमारे परिवार में अच्छा नहीं माना जाता। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सारे सपनों को एक झटके में तोड़ दिया हो। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है, बस कुछ इम्तिहान ही बाकी हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मामी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी और कह रही थी कि अब घर और परिवार की जिम्मेदारियां संभालो, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो लोग शादी से पहले कहते थे कि मैं विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ,
वही लोग आज मुझे कॉलेज का दरवाज़ा तक पार नहीं करने देना चाहते थे। मैं दिन रात परेशान रहने लगी थी। मेरे इम्तिहान सर पर थे, लेकिन मुझे किताबें तक आराम से पढ़ने नहीं दी जाती थी। कभी कोई काम दे दिया जाता, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया जाता और कभी जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया जाता कि मैं पढ़ ही ना सकूं। मुझे महसूस होने लगा था कि वो लोग मुझे जानबूझकर रोक रहे हैं, जैसे उन्हें डर हो कि अगर मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उनकी चालें सफल नहीं होंगी। मैं पहले से ही जानती थी कि उनकी नज़र हमारी संपत्ति और पैसों पर है, लेकिन अब मुझे ये भी समझ आने लगा था कि उन्हें मेरे पढ़ने से भी बहुत परेशानी है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकार पहचान लेती है और शायद यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा डराती थी। मैं अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस करने लगी थी। मेरी हर हरकत पर नज़र रखी जाती थी। कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, सब पर सवाल उठाए जाते थे। और इसी बीच मुझे साहिल के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। एक दिन घर के कुछ लोगों की बातें सुनकर मुझे मालूम हुआ कि साहिल अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से सम्मान के साथ वापस नहीं आया था, बल्कि उसे वहाँ की यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने कॉलेज की एक लड़की के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। ये बात परिवार के बाहर किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि मामा जी ने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करके इस बात को छिपा दिया था। तभी तो वो हमेशा उसकी विदेश की पढ़ाई का दिखावा करते थे, लेकिन सच कुछ और ही था। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चला कि वहाँ रहने के दौरान वो गलत संगत में पड़ चुका था। वो नशा करता था, देर रात तक दोस्तों के साथ घूमता रहता था और उसे किसी की इज्जत करना नहीं आता था। बाहर से देखने में वो पढ़ा लिखा और आधुनिक लगता था, लेकिन उसकी सोच और हरकतें किसी जाहिल इंसान से भी बदतर थी। वो अक्सर मुझसे रूखा व्यवहार करता था, मेरी बातों को महत्व नहीं देता था और मुझे सिर्फ एक चीज़ की तरह देखता था, ना कि अपनी पत्नी की तरह। ये सब जानने के बाद मेरे मन में उसके लिए बची हुई थोड़ी बहुत इज्जत भी खत्म हो गई थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता था, अगर उसे मेरी पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं था, तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की थी? वो आखिर चाहता क्या था? मैं जितना सोचती उतना ही उलझती चली जाती थी। कभी कभी रात को सोते समय मुझे लगता था कि इस शादी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और मामा जी और साहिल दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैं हर दिन मानसिक रूप से टूटती जा रही थी। माँ भी अब पहले जैसे खुश नहीं दिखती थी। उन्हें भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, शायद वही लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं था और ना ही हमें पूरी सच्चाई पता थी। मैं बस इतना जानती थी कि मेरी ज़िंदगी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने सोची थी, और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने लाने वाला था। लेकिन अब बस बहुत हो गया था। अब मैं और चुप नहीं रह सकती थी। मेरे फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे और मैं उन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने उन एग्ज़ाम्स के लिए सालों मेहनत की थी, अनगिनत रातें जाग कर पढ़ाई की थी, अपने सपनों के लिए बहुत कुछ सहा था, और अब जब मंजिल मेरे इतने करीब थी, तो मैं किसी को भी ये हक नहीं देना चाहती थी कि वो मेरे सपनों को मुझसे छीन ले। कई दिनों से मैं माँ से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हुई थी और उनसे ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैं अकेली पड़ गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी मेरे मन में ख्याल आया। मैं जानती थी कि साहिल कैसा इंसान है और मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद एक बार शांति से बात करने पर वो मेरी बात समझ जाए। आखिर उसने और उसके परिवार ने शादी से पहले खुद ही कहा था कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं उससे एक बार बात ज़रूर करूँगी। उस रात जब साहिल घर वापस आया तो मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये बातचीत आसान नहीं होने वाली। जैसे ही वो अपने कमरे में आया, मैंने हिम्मत जुटाई और उससे कहा, देखो, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं किसी भी हालत में उन्हें देना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है, बस ये आखिरी एग्ज़ाम बाकी है। उसके बाद जो भी होगा हम बैठकर बात कर सकते हैं। मेरी बात सुनते ही वो ज़ोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में मजाक और घमंड दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम पागल हो गई हो?
तुम अब इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हें यहीं रहना है और यही तुम्हारी जगह है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शादी से पहले तुम लोगों ने खुद कहा था कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। फिर तुम और मामा जी ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम आगे पढ़ो, और सच कहूँ तो मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि तुम पढ़ो। तुम इसी घर में रहोगी और घर के काम करोगी, और वैसे भी लड़कियां पढ़ लिख कर क्या ही कर लेती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी, तो ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो आगे बोला, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर, इतना पैसा है, फिर नौकरी करने और पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? आराम से रहो और जो कहा जाए वही करो बस। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा एक साथ बाहर आने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तो क्या ये सब कुछ झूठ था जो तुम लोगों ने शादी से पहले कहा था? क्या सिर्फ मुझे इस घर में लाने के लिए इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे? उसने बिना किसी शर्म के कहा कि हाँ, अगर सच जानना ही है तो सुन लो। हमें पता था कि अगर तुम्हें पढ़ाई रोकने की बात पहले बताते तो तुम कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए जो कहना पड़ा हमने कहा। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पहली बार साफ साफ समझ आ गया था कि ये शादी किसी प्यार या रिश्ते की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसी सोची समझी चाल थी। मैं रोते हुए बोली, तुम लोग मेरे सपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उसे मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोला, सपनों से पेट नहीं भरता और ना ही सपनों से घर चलते हैं। तुम जितना जल्दी ये समझ जाओ उतना अच्छा है। मैं उसे देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है। उस रात में बहुत रोई। मुझे लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया बिखर गई है। लेकिन रोते रोते अचानक मेरे मन में एक और भावना पैदा हुई, और वो थी हिम्मत। मुझे एहसास हो गया था कि अगर मैंने अब भी हार मान ली तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगी। मैंने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। मैं अपने सपनों को किसी की ज़िद और घमंड की वजह से मरने नहीं दूंगी, और अगर मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ पढ़ाई का सवाल नहीं था, ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं और नहीं सहूंगी। अगर मैं आज भी चुप रही तो हमेशा के लिए अपने सपनों से दूर हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि आज रात में उस घर से निकल जाऊंगी और किसी भी तरह अपने एग्ज़ाम दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। आधी रात हो चुकी थी, पूरा घर सो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठी। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी कि मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बिना कोई आवाज़ किए बाहर निकल गई। मैं दबे पांव आंगन पार करके मुख्य दरवाजे तक पहुंची और फिर धीरे से बाहर आ गई। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, मुझे लगा जैसे कई दिनों के बाद खुली हवा में सांस ले रही हूँ, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। मैं तेज़ी से सड़क की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा और फिर अपने कदम और तेज़ कर दिए, लेकिन शायद मेरी किस्मत अभी भी मेरा इम्तिहान ले रही थी। पता नहीं कैसी साहिल और मामा जी को मेरे भागने की खबर मिल गई थी। कुछ ही देर के बाद मुझे पीछे से लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं समझ गई कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सोचकर मेरी हालत और ख़राब हो गई। आधी रात का समय था, सड़क लगभग सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैं पूरी ताकत से भाग रही थी, मेरी सांसें फूल रही थी, दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। डर के कारण मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो लोग मुझे पकड़ लेते तो शायद फिर कभी मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। मैं लगातार भागती रही और ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही कि किसी तरह मुझे बचा ले। कुछ देर के बाद मुझे दूर एक बस स्टॉप दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी। मैं पूरी ताकत लगाकर वहां तक पहुंची, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ
कि पीछे से आती आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही हैं। मैं घबरा गई और इधर-उधर देखने लगी। तभी मेरी नज़र बस स्टॉप से थोड़ी दूर एक छोटी-सी झोपड़ी पर पड़ी। वो किसी बाबा की झोपड़ी लग रही थी। मैं बिना देर किए वहाँ भागी और अंदर जाकर एक कोने में छिप गई। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था बाहर खड़े लोग भी उसकी आवाज़ सुन लेंगे। मैं दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि आज किसी तरह मुझे इन लोगों से बचा ले। कुछ मिनट मेरे लिए कई घंटों जैसे लग रहे थे। मैं बिल्कुल चुप बैठी रही। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे बाहर का माहौल शांत लगने लगा। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद वो लोग दूसरी दिशा में चले गए थे। ये सोचकर मेरी जान में जान आई। मैंने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की। तभी अचानक बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मैं फिर से घबरा गई और सोचने लगी कि कहीं साहिल और मामा जी तो नहीं आ गए। लेकिन जब मैंने हिम्मत करके बाहर झांक कर देखा तो वहां पर एक कार खड़ी थी और उसके पास एक महिला खड़ी थी जो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रही थी। शायद उनकी कार रास्ते में खराब हो गई थी। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रही। फिर मुझे लगा कि शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है, इसलिए मैं तुरंत उनके पास गई। मेरी हालत बहुत खराब थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और डर के कारण मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में उनसे कहा, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे शहर तक छोड़ दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और शायद मेरी हालत देखकर समझ गईं कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूँ। उन्होंने बिना ज़्यादा सवाल किए तुरंत कार का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बैठने के लिए कहा। फिर बोली कि डरो मत, पहले बैठो और थोड़ा पानी पी लो। मैं कांपते हाथों से बोतल पकड़कर पानी पीने लगी। कुछ घूंट पानी पीते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला और मेरी सांसें भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वो महिला बहुत शांत स्वभाव की लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ मत, अब तुम सुरक्षित हो, मैं हूं ना। उनकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कई दिनों के बाद किसी ने मुझसे इतनी नरमी से बात की थी। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी गाड़ी भी ठीक कर ली और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गईं। मैं चुपचाप उन्हें देख रही थी और मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने मेरी मदद के लिए किसी को भेज दिया। तभी उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और पूछा, अब बताओ मुझे, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है और तुम आधी रात को इस हालत में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैंने उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरे मामा ने पैसों और दौलत के लालच में अपने बेटे साहिल से मेरी शादी करवा दी थी। मैंने उन्हें बताया कि शादी से पहले मुझसे कितने झूठ बोले गए थे और कैसे शादी के बाद मेरी पढ़ाई छुड़ाने की कोशिश की गई। मैंने ये भी बताया कि साहिल कितना घमंडी और बदतमीज़ इंसान है। वो लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता और हमेशा उन्हें अपने से कम समझता है। मैंने रोते हुए कहा कि मैं सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे सपनों को कैद कर दिया था। मेरी बातें सुनते हुए वो महिला बहुत ध्यान से मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए दया नहीं, बल्कि हौसला था। उन्होंने मुझे रोने दिया और फिर प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर और भी ज़्यादा रो पड़ी, क्योंकि इतने दिनों के बाद किसी ने मेरी तकलीफ़ को समझा था। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और शांत होने के लिए कहा। जब मैं थोड़ी संभली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? मैंने बिना एक पल सोचे कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सपना नहीं छोड़ना चाहती। ये सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम रुबीना है और वो भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से विदेश में रह रही हैं और वहीं काम करती हैं। वो किसी ज़रूरी काम से भारत आई हुई थी और कुछ दिनों बाद वापस जाने वाली थी। रास्ते भर हम दोनों बातें करते रहे और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बात सच में सुन रहा है। कुछ देर बाद हम उनके घर पहुंच गए। उनका घर बहुत सुंदर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उनका स्वभाव था। उन्होंने मुझे अपने घर में ऐसी जगह दी जैसे मैं कोई मेहमान नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा हूँ। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने मुझे बहुत संभाला। मेरी तबीयत और मेरा मन दोनों ही टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से खड़ा होना सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे अंदर मेहनत और हिम्मत है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। कुछ समय के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ विदेश चलकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ।
मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरी सुन ली हो। मैंने तुरंत हाँ कर दी और फिर सारी ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं भी उनके साथ विदेश चली गई। वहाँ जाकर मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। नया देश, नई जगह, नई भाषा और नई चुनौतियाँ थीं। लेकिन मेरे साथ रुबीना दीदी थी, जो हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाती थी। जब मैं थक जाती, तो वो मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती। जब मैं हार मानने लगती, तो वो मुझे मेरे सपनों की याद दिलाती। मैंने दिन-रात मेहनत की और अपने आप से वादा किया कि मैं उनकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगी। साल बीतते गए और मेरी मेहनत रंग लाने लगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और एक डॉक्टर बन गई। जिस दिन मैंने डॉक्टर का कोट पहना था, उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे अपने पिताजी की याद आ रही थी। उनका सपना आखिर पूरा हो गया था और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि रुबीना दीदी के साथ और भरोसे से संभव हुआ था। अगर उस रात वो मुझे ना मिली होती, तो शायद मैं आज भी कहीं उसी घर में कैद होती और अपने सपनों को रो रही होती। कुछ सालों बाद मैं एक बहुत बड़ी और सफल डॉक्टर बन गई थी। लोग मेरा सम्मान करते थे और मेरी पहचान अब किसी की बेटी या बहू के रूप में नहीं, बल्कि मेरी अपनी मेहनत और काबिलियत से थी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी अभी बाकी थी। मैंने कई बार अपनी माँ से फ़ोन पर बात की थी और उन्हें अपने पास बुलाने का वादा किया था। इसलिए मैंने उनके सारे ज़रूरी कागज़ बनवाए, उनका पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा बनवाया और आखिरकार उन्हें भी अपने पास बुला लिया। जिस दिन माँ मेरे सामने आई, उन्होंने मुझे डॉक्टर के रूप में देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बहुत देर तक रोती रहीं। वो बार-बार कह रही थी कि आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हें देखकर कितना खुश होते। मैंने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया, क्योंकि उनकी दुआओं के बिना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती थी। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे ढेर सारा प्यार दिया। उस दिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की सारी अधूरी खुशियाँ पूरी हो गई हैं। आज मैं अपनी माँ और रुबीना दीदी दोनों के साथ रहती हूँ। रुबीना दीदी मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। और मेरी माँ पहले की तरह दुखी नहीं रहती। मैंने उन्हें उस दर्द से बाहर निकाल दिया जो उनके अपने भाई ने उन्हें दिया था। अब हम तीनों एक परिवार की तरह रहते हैं, खुश रहते हैं और हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता, तो एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और कभी-कभी ऊपर वाला हमारी मदद के लिए किसी इंसान को भेज देते हैं, जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी में रुबीना दीदी को भेजा था।